आत्मसमर्पण, नक्सलियों ने हथियारों का जखीरा भी किया है हवाले। AK-47, इंसास राइफल, SLR, गोला बारूद सौंपा है। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों ने यह सरेंडर किया। सुकमा जिले से लगा हुआ है मलकानगिरी जिला। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप तस्वीरें देख रहे हैं। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सुकमा में 22 नक्सलियों ने, बड़ी खबर सुकमा से, जहां 22 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है, साथ ही अपने हथियार भी यहां पर सरेंडर किए हैं। आपको बता दें, उड़ीसा के डीजीपी के सामने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी हवाले किया है, जिसमें AK-47, इंसास राइफल, SLR और गोला बारूद भी सौंपा गया है। ओडिशा के मलकानगिरी में नक्सलियों का ये सरेंडर हुआ है। सुकमा जिले से लगा हुआ है मलकानगिरी जिला। तो 22 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर। लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं या फिर बड़े ऑपरेशंस में मार गिराए जा रहे हैं, क्योंकि अब नक्सलियों को पता है कि कोई और रास्ता नहीं बचा है, या तो सरेंडर कर दो या फिर सुरक्षा बलों की गोली का शिकार हो जाओ। लगातार नक्सली बड़ी संख्या में सरेंडर कर रहे हैं। 22 नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, बड़े हथियारों का जखीरा भी उन्होंने सरेंडर किया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। काफी संख्या में इन 22 नक्सलियों में महिला नक्सली भी शामिल हैं। सलीम शेख इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, एक बड़ी कामयाबी, 22 नक्सली एक साथ इन्होंने सरेंडर किया है। जी बिल्कुल, बड़ी कामयाबी है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता के रूप में से देख रही है, क्योंकि ये जो नक्सली हैं सुकमा जिले के अलग अलग इलाकों में 20 से 15 साल के करीब ये सक्रिय रहे हैं और लंबे अंतराल में ये रहकर कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसमें बुरकापाल की घटना में आती है और इसके अलावा कोत्ताचेरू और कई ऐसे छुटपुट जो घटनाएं हैं जिसमें ग्रामीणों की हत्या करना, लूटपाट करना, इस टाइप की घटनाएं शामिल रही हैं। और लेवी वसूली को लेकर भी ये नक्सली कुख्यात माने जाते रहे हैं। और बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो सीमाई जो इलाका है, उस इलाके में इनका बहुत बड़ा दहशत हुआ करता था और इसी दहशत की वजह से ही ये जो इलाके हैं माओवादी ग्रस्त रहे और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे लंबे समय से। और ये 22 नक्सली जो सरेंडर किए हुए हैं, इनमें 19 जो नक्सली वो छत्तीसगढ़ बस्तर के रहने वाले हैं। सुकमा जिले के प्रॉपर जगरगुंडा एरिया कमेटी और केरलापाल एरिया कमेटी के ये मेंबर रहे हैं। और इनके साथ इन्होंने सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक AK-47, 2 इंसास और एक SLR समेत 9 हथियार भी उन्होंने जमा कर दिया है। तो डीजीपी के सामने, उड़ीसा डीजीपी के सामने आज उन्होंने एक सरेंडर किया है और सरेंडर करके मुख्य धारा में जुड़ने का एक इच्छा जताई है और सुरक्षा बल और पुलिस ने भी उनका स्वागत किया है। और इस तरह से जो सुकमा जिले के जो केरलापाल और दोरनापाल एरिया कमेटी थे, जगरगुंडा एरिया कमेटी थे, और इनके सरेंडर करने से अब माओवादी संगठन को सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो बचे कुचे जो नक्सली थे, बड़े कैडर के जो नक्सली रहे हैं, वो मुठभेड़ में मारे गए हैं और हाल ही में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बड़े कैडर के नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। तो ये जो शेष जो बचे थे सरेंडर करने के बाद लगातार बस्तर IG और सुकमा SP द्वारा लगातार अपील की जा रही थी कि वो सरेंडर कर दें, और इसी का एक परिणाम है कि आज उड़ीसा के मलकानगिरी में 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, जिसमें से 3 नक्सली उड़ीसा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के मेंबर हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से सलीम नक्सली सरेंडर कर रहे हैं और उड़ीसा जो कमेटी का आपने नाम लिया, वहाँ के 3 सदस्य हैं इनमें से जो जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो ये माना जाए, क्योंकि देखिए ये वो इलाका है जहाँ से अभी कुछ वक्त पहले भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया था। एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें मार गिराए गए थे कुछ नक्सली, यानी कि काफ़ी हद तक ये वाला एरिया नक्सलियों का सफाया यहाँ पर हो चुका है। कुछ एक बचे कुछ लोग हैं जिनको ऑपरेशंस में या फिर आगे आत्मसमर्पण वो नक्सली भी कर देंगे या ऑपरेशंस में मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, ये जो इलाका है आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर ले लें और तेलंगाना का जो इलाका है, तेलंगाना से होते हुए महाराष्ट्र का जो इलाका जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में माना जाता है, यहाँ माओवादियों के लिए मुफीद माने जाते हैं, बेहद महफूज माने जाते थे, क्योंकि यहाँ घटनाएं करने के बाद जैसे माओवादी अगर उड़ीसा में घटना को अंजाम देते थे, वो छत्तीसगढ़ के जंगलों में आकर छुप जाते थे, और कहीं माओवादी छत्तीसगढ़ में अंजाम देते थे, वो उड़ीसा और तेलंगाना के बीच के जंगलों में छुपते थे। तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेट संयुक्त जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं दिगर राज्यों के साथ, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इसका एक बड़ा परिणाम देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक आक्रामक रूप से सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया था माओवादियों के खिलाफ, यही कारण है कि माओवादी अब छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले ये अब उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माओवादियों को भय अभी भी है
हालांकि ऐसा नहीं है कि कई जो बड़े कैडर नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया है, लेकिन जो दहशत का जो माहौल है छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर वो साफ नजर आ रहा है। इसलिए माओवादी अब तेलंगाना और उड़ीसा में जाकर सरेंडर कर रहे हैं। हाल ही में तेलंगाना के हैदराबाद राजधानी में 41 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया था, जिसमें बड़े कैडर नक्सली थे। आज ऐसे ही उड़ीसा में 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें 5 से 6 लाख का इनाम है। अभी उनका आकलन नहीं हो पाया कि कितना रिवार्ड इन पर रखा गया था, लेकिन बड़े कैडर के नक्सली है। हथियारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो नक्सली है बड़े कैडर के रहे हैं और बड़ी घटनाओं में शामिल रहे हैं। सलीम, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आया, बड़ा बयान। नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर जेपी नड्डा ने हमला बोला। कांग्रेस ने जेपी नड्डा ने कहा कि नक्सलवाद से समझौता किया, अपने लोगों को मरवाने में लगे हुए थे। जेपी नड्डा ने यह आरोप लगाया। जेपी नड्डा के बयान के बाद दीपक बैज की भी प्रतिक्रिया आई और उन्होंने ये साफ साफ कहा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बयान पर उन्होंने आपत्ति जताई और कहा शहीदों के परिवार से माफी मांगे जेपी नड्डा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी इच्छा शक्ति ने, अमित शाह की रणनीति ने और आपके द्वारा धरती पर उतारने का काम विष्णुदेव साय जी ने और गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का काम जो उठाया है, उसके लिए मैं विशेष करके बधाई देता हूं। मुझे याद है छत्तीसगढ़ का मैं प्रभारी था। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। कांग्रेस की सरकार उनसे दोस्ती करती, समझौता करती थी, समय निकालती थी। ये सीधी टक्कर लेने का काम किया तो मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने और विष्णुदेव साय ने उसको जमीन पर उतारा है, ये मैं कहना चाहता हूं। जेपी नड्डा का बयान है, मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक बयान है। और सबसे पहले तो जेपी नड्डा को जो झीरम घटना में शहीद हुए उन परिवारों से इस बयान के लिए माफी मांगना चाहिए। रही बात जेपी नड्डा जी को, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय छत्तीसगढ़ में 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पिछली सरकार ने झीरम का सच लाने का